गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, V2P सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट हमने किया था जॉसर्स की एज की थी, थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया मुझे लास्ट वीडियो अपनी अपलोड किए हुए, सॉरी फॉर दैट। अभी हम कंटिन्यूटी में रहेंगे। आइए आज हम करते हैं एलिजाबेथन एज को। एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है हमारी 1558 में 1603 तक रहती है। एलिजाबेथन एज का जो नाम है इट हैज टेकन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ का रेन आया था आपका 1593 में, तब से एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है। इसको हम द रेनेसां पीरियड भी कहते हैं। रेनेसां कहते हैं, रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, राइट। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। इसमें क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे सोसाइटी के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। सोसाइटी जो इंग्लैंड था इसमें एकदम से इट वाज राइजिंग टू अ न्यू होराइजन, तो इसलिए इसे एक गोल्डन एज भी बुलाया जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वीन एलिजाबेथ थी, शी वाज द लास्ट रूलर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। आपको ध्यान रखना है ये ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी। आई एम गिवन सम ऑफ द थिंग्स हियर। ट्यूडर डायनेस्टी, ये आप पॉइंट्स जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पीरियड में एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर आया चर्च का। आपको पता है पहले चर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी और चर्च जो थी वो सुपरमेसी में रहती थी, यानी राजा के ऊपर भी चर्च का एक जो था इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता था। चर्च के ऑर्डर्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते थे, बट क्वीन एलिजाबेथ ने थोड़े से चेंजेस लेके आई। उसने क्या किया, चर्च की जो लिमिटेशंस थी उनको, चर्च को लिमिट किया, उसकी लिमिटेशन सेट की और चर्च जो थी वो रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए ही काम होगी और उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा पॉलिटिकल वर्क्स के अंदर। तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे चर्च का एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर सामने आया। इसके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो मैरिज प्रपोजल आया क्वीन एलिजाबेथ को स्पेनिश किंग फिलिप II की तरफ से, जिसे क्वीन एलिजाबेथ ने डिनाई कर दिया एंड इट वाज अ ग्रेट स्टक इन द ईगो ऑफ फिलिप II। अभी क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया क्वीन एलिजाबेथ के किंगडम पर, मीन्स इंग्लैंड पर। इंग्लैंड पे फिलिप II ने जब अटैक किया तो ही वॉज हैविंग अ बिग आर्मी जिसे स्पेनिश आर्माडा कहा जाता था एंड इट वॉज नोन टू बी इनविंसिबल। इसको जीता नहीं जा सकता था, ये इनविंसिबल कही जाती थी। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसका डट के सामना किया। क्वीन एलिजाबेथ की जो आर्मी थी वो उसका डट के सामना कर रही थी, बट स्लोली एंड स्टेडली वो लोग अपनी जो होप थे वो लूज किए जा रहे थे। फिर एक रात क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी आर्मी के सब लोगों को इकट्ठा किया। इट्स अ इम्पॉर्टेंट इवेंट। उन्होंने अपनी आर्मी के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनको मोटिवेट किया, उनको इतना मोटिवेट किया कि नेक्स्ट डे जब वो लड़े तो वो जीत गए। उन्होंने स्पेनिश आर्माडा को हरा दिया। इस टाइम से क्वीन एलिजाबेथ को सेंट की गिनती में लिया जाने लगा। उन्होंने जो ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने उन्हें सेंट एलिजाबेथ भी कहते थे और इस इफेक्ट को कि उनको ऐसे लगता था कि क्वीन एलिजाबेथ को पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। इसे कहते हैं अर्ली नो इफेक्ट, इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्ट ऑफ पेट्रोनशिप लेके आई क्वीन एलिजाबेथ। एक्ट ऑफ पेट्रोनशिप क्या होता था, पहले जो पोइट्स होते थे उनकी जो हालत होती थी वो बहुत ज़्यादा खराब होती थी, बिकॉज उनको दे पीपल यूज टू राइट द थिंग्स बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प देमसेल्फ फाइनेंशियली। तो वो अपने आप को फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। क्वीन एलिजाबेथ ने एक एक्ट निकाला जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ पेट्रोनशिप। ये पोइट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्ट था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के इस एक्ट की वजह से हर एक लॉर्ड को कोई ना कोई पोइट को अपने आप उसको यानी अडॉप्ट करना पड़ता था। पोइट्स को अडॉप्ट कर लेते थे, मीन्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उनका वो पैट्रॉन होते थे वो ध्यान रखते थे। तो एक्ट ऑफ पेट्रोनशिप के आने से जो भी राइटर्स के जो ग्रुप थे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें जब एलिजाबेथन एज आई तो इसमें 1572 में एक्चुअली थिएटर्स के लिए टू ओपन द थिएटर्स, इसके लिए परमिशन मांगनी स्टार्ट की गई कि थिएटर्स जो पहले
जो बहुत पहले, इससे पहले का जो एज था उसके अंदर जब भी कोई ड्रामा जो प्रेजेंट किए जाते थे वो चर्च के अंदर हुआ करता था। तो वो मोरालिटी प्लेज होते थे, जनरली रिलीजियस और मोरालिटी प्लेज होते थे और वो चर्च के अंदर प्रेजेंट किए जाते थे। बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था कि वो अंदर जाके देखें कि क्या ड्रामा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे 1572 में लॉर्ड लेकेस्टर ने परमिशन ग्रांट की कि आप थिएटर्स खोल सकते हैं। एंड 1576 में फर्स्ट जो थिएटर था वो ओपन हुआ द थिएटर के नाम से। द थिएटर के नाम से फर्स्ट आपका जो थिएटर था वो ओपन हो जाता है। अब थिएटर स्टार्ट हो गया। अब जो ड्रामास प्रेजेंट किए जाते थे वो थिएटर्स के अंदर प्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स जो थी वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते थे जिन्होंने अपने प्लेस करने होते थे। तो 1590 से 1593 के बीच में एक बार फिर से थिएटर्स जो थे वो एक्टर्स के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से बंद कर दिए गए थे। अगेन 1594 में रीस्टार्ट हुआ, लाइसेंसिंग स्टार्ट हुई थिएटर्स की। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए थे जिनको की लाइसेंस प्रोवाइड किया गया और थिएटर्स रीओपन हुए 1594 में। इन दो ग्रुप्स का नाम दिया गया लॉर्ड चैम्बरलेन ग्रुप एंड लॉर्ड एडमायरल ग्रुप। अब ये लोग जो थे अपने प्लेस प्रेजेंट करते थे टाइम वाइज। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेडी ब्रिटानिका। ये एक प्रेयर बुक थी, जो पेट्रियाटिक प्रेयर बुक थी, जो क्वीन एलिजाबेथ ने लॉन्च करवाई थी और सब लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि एवरीबडी शुड हैव दिस बुक एंड दे विल हैव टू रीड दिस बुक इन द मॉर्निंग। ये एक प्रेयर बुक थी लेडी ब्रिटानिका के नाम से, और ये जो प्रेयर बुक थी ये लंदन को, मीन्स ब्रिटेन को लेडी ब्रिटानिका इन्होंने बुलाया था। आगे चलते हैं हम क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, यानी एलिजाबेथन एज के अंदर जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर आता है वो है स्पेंसर। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट स्पेंसर। अब हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर की। एडमंड स्पेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है एलिजाबेथन एज के। एलिजाबेथन एज में अभी हमारी शेक्सपियर नहीं आएंगे, लेकिन शेक्सपियर से पहले भी कुछ एक राइटर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एडमंड स्पेंसर की। ही वॉज बोर्न इन 1552, 1699 में इनकी डेथ हुई थी। He is also known as Prince of Poets और Poets। चार्ल्स लैम्ब ने बुलाया था इन्हें Prince of Poets और Poet। ये इस नाम से फेमस है। एडमंड स्पेंसर को क्वीन एलिजाबेथ से मिलाने वाले थे वॉल्टर रैले ने क्वीन एलिजाबेथ से एडमंड स्पेंसर को मिलाया था। एंड क्वीन एलिजाबेथ मेड हिम द गवर्नर ऑफ आयरलैंड। एक्चुअली आयरलैंड जो था वो भी इंग्लैंड के रेन में आता था। इंग्लैंड ने उसको अपने अंडर किया हुआ था और आयरलैंड की लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा गरीबी थी। बाद में आपको जब हम स्विफ्ट पे आएंगे, जोनाथन स्विफ्ट पे आएंगे, तो आप उसके जोनाथन स्विफ्ट का भी एक मोडेस्ट प्रपोजल पढ़ेंगे, तो उसमें भी आयरलैंड, ही वॉज एन आयरिश राइटर एक्चुअली जोनाथन स्विफ्ट। उन्होंने भी मॉडेस्ट प्रपोजल में आयरलैंड की जो बुरी हालत है उसके बारे में बताया कि वहाँ कितनी गरीबी होती थी। तो ये हमेशा से आयरलैंड की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्वीन एलिजाबेथ मेड Spencer the governor of Ireland and he worked as a spy of Queen Elizabeth। वो स्पाई की तरह वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ के स्पाई की तरह आयरलैंड में जाके काम करने लगे, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर आयरलैंड के लोगों ने उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया और वो लोग उसको ट्रस्ट करने लगे। इवन ही वॉज ऑल्सो फील कनेक्टेड विद आयरलैंड और वो आयरलैंड के लोगों के लिए अच्छा भी करने लगे थे एज अ गवर्नर। उन्होंने एक वर्क लिखा था, एक पैम्फलेट लिखा था, विजन ऑफ द आयरलैंड करके एक पैम्फलेट लिखा था स्पेंसर ने, विजन ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड करके एक पैम्फलेट लिखा था, जिसमें उन्होंने आयरलैंड की स्पेसिफिकली वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो गरीबी थी और पॉवर्टी स्ट्रिकन जो सिटी थी वो उसके बारे में उन्होंने बताया था। नाउ वो बहुत सालों तक 18 सालों तक जो हमारे एडमंड स्पेंसर थे वो आयरलैंड में रहे और उसके बाद में बहुत सालों बाद में 18 साल तक वहाँ रहने के बाद में वहीं उन्होंने शादी की थी एलिजाबेथ बॉयल के साथ में इनकी शादी हुई थी। एलिजाबेथ बॉयल से शादी करने के बाद में इनके वहाँ पे इनके बच्चे भी थे, जिनमें से 1598 के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोरेटिक इवेंट हुआ जिसके अंदर एक रिबेलियन हुआ जो कि बहुत बुरी तरीके से फैला और उस रिबेलियन में
स्पेंसर की लिखी हुई फेरी क्वीन की एक कुछ किताबें और उनका एक बेटा जो कि जल गए थे क्योंकि उनका जो किला था उसके अंदर लोगों ने गुस्से में आग लगा दी थी और उस आग में चल के इनका एक बेटा जल गया था और साथ में उनकी कुछ किताबें फेरी क्वीन की भी जल गई थी जो कि वर्ल्ड क्लासिक माना जाता है, राइट। उसके बाद में परेशान होकर वापस वो इंग्लैंड आ गए थे और वहीं पे 1599 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये these are some of the things which I have told you about Edmund Spenser. Now let us talk about his works which are very important. His first work is Epithalamion. Epithalamion is a wedding song. ये wedding song है and he wrote this wedding song on his own wedding. खुद की शादी में लिखा उन्होंने, एलिजाबेथ बॉयल के साथ इनकी शादी हुई थी तो उसके ऊपर ये वेडिंग सॉन्ग इन्होंने लिखा है एपिथैलेमियन। ये बहुत फेमस हुआ तो इनके एक फ्रेंड ने इनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। उसकी डॉटर्स की शादी हो रही थी, दो ट्विन डॉटर्स थी जिनकी शादी हो रही थी और तब स्पेंसर ने एक और वर्क लिखा जिसका नाम था प्रोथैलेमियन। प्रोथैलेमियन इज अगेन अ वेडिंग सॉन्ग, लेकिन ये इतना फेमस नहीं हुआ जितना एपिथैलेमियन है। इसके बाद इनका फेमस वर्क है एमोरेटी। एमोरेटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 89 लव सोनेट्स हैं विच आर रिटन इन पेट्रार्कन स्टाइल। ये सोनेट का स्टाइल होता है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता दूंगी। एमोरेटी जो है इसमें 89 लव सोनेट्स है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्क है कॉलिंग क्लाउड कम्स होम अगेन। ये जब लिखा था उन्होंने जब वो एक बार आयरलैंड से इंग्लैंड जाने के बाद वापस आयरलैंड में आते हैं तब उन्होंने ये वर्क लिखा था कॉलिंग क्लाउड कम्स होम अगेन। होम इधर आयरलैंड है, कॉलिंग क्लाउड यहाँ पर स्पेंसर है। नेक्स्ट वर्क है एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल जो है इट इज एन एलिजी एंड इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। ये उन्हीं को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट वर्क है शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर भी फिलिप सिडनी को ही डेडिकेटेड है। इसके अंदर 12 बुक्स हैं, 12 सॉन्ग्स हैं एंड ऑल द 12 सॉन्ग्स आर सung बाय 12 डिफरेंट सिंगर्स। इसमें दो इकोलॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग इकोलॉग एंड रेनी इकोलॉग, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम इनके नेक्स्ट वर्क के बारे में बताते हैं। स्पेंसर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द फेयरी क्वीन। इट वाज रिटन बिटवीन 1589 टू 96। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है स्पेंसर का। इसमें जो फेयरी क्वीन है दिस इज क्वीन ग्लोरियाना। ये ध्यान रखना है आपको कि फेरी क्वीन जो है वो क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, क्वीन ग्लोरियाना है। द बुक इज डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ। एक्चुअली इन द वेरी बिगिनिंग स्पेंसर सेड दैट ही रॉट 12 बुक्स ऑन फेरी क्वीन। उन्होंने बोला कि उन्होंने 12 बुक्स लिखी थी, बट जब उनके किले के ऊपर अटैक हुआ था और आग लगा दी गई थी एट दैट टाइम इनकी 6 बुक्स जो थी वो साथ में जल गई थी और ओनली 6 वर लेफ्ट बिहाइंड। अब इसके अंदर इस फेरी क्वीन के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जो चीफ कैरेक्टर है वो है किंग आर्थर। पूरी बुक में नजर नहीं आएगा, कहीं कहीं पे नजर आएगा, लेकिन एंड में किंग आर्थर ही क्वीन ग्लोरियाना से शादी करता है। ये जो 6 बुक्स हैं ये 6 के 6 बुक कोई ना कोई 6 वर्चूज को सिग्निफाई करती हैं। इसमें जो फर्स्ट बुक है टॉक्स अबाउट होलीनेस। अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है, ऑल दिस बुक्स टॉक्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ अ नाइट। एक नाइट के एडवेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं इन सारी किताबों के बारे में, लेकिन हर एक बुक किसी पर्टिकुलर वर्चू के बारे में बात करती है। फर्स्ट बुक जो है वो होलीनेस के ऊपर है, सेकंड टेम्परेंस के ऊपर है, थर्ड चैस्टिटी के ऊपर है, फोर्थ फ्रेंडशिप के ऊपर है, फिफ्थ जस्टिस और सिक्स्थ कर्टेसी के ऊपर है। अब आप इसे याद कर सकते हैं, मैंने इसे ऐसे याद किया था, इसका शॉर्टकट बनाया था FTC HTC FJC। ठीक है, H for holiness, T for temperance, C for chastity, F for friendship, J for justice and C for courtesy। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको आज एडमंड स्पेंसर के बारे में बता दिया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़ा फिलिप सिडनी वगैरह के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट राइटर जो होगा हमारा फिलिप सिडनी होगा और उसके बाद हम एलिजाबेथ एज को प्रॉपर तरीके से और स्टार्ट करेंगे। प्री शेक्सपियरियन जो राइटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।